हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 1.2.3 विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत क्रियाकलाप 1.9 को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रियाकलाप 1.9 में लोहे के 3 कीलों को लेने के लिए कहा गया है और उन्हें रेगमाल से अच्छी तरह से रगड़कर साफ करने के लिए कहा गया है। लोहे की कीलों को रेगमाल से रगड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जानते हैं लोहे पर जंग लग जाता है और उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। साथ ही कीलों पर धूल मिट्टी आदि के कण भी हो सकते हैं। जब हम उन्हें रेगमाल से रगड़ते हैं और साफ करते हैं तो शुद्ध लोहे की परत हमें प्राप्त हो जाती है, जो हमारे क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त होती है। इस क्रियाकलाप में 2 परख नलियाँ लेने के लिए कहा गया है और उन परख नलियों पर A तथा B लिखकर उन्हें चिन्हित करने के लिए कहा गया है, जिससे हम यह पहचान सकें कि कौन सी परख नली A है और कौन सी परख नली B है। प्रत्येक परख नली में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट विलयन लेने के लिए कहा गया है। इसके पश्चात 2 कीलों को धागे से बांधकर, जैसा कि आपकी किताब में पेज 11 पर चित्र 1.8 के ए भाग में दिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार कीलों को धागे से बांधकर परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर हम छोड़ देते हैं। इसके पश्चात हम 20 मिनट के पश्चात परख नली से इन दोनों कीलों को निकाल लेते हैं। हमारे पास 3 कीलों में से 1 कील ऐसी है जो पहले से ही बाहर रखी हुई थी। उसे हमने इसलिए बाहर रखा था कि हम उसकी तुलना परख नली के अंदर डाली गई कीलों से कर सकें। इसके पश्चात हम जब कीलों को परख नली से बाहर निकाल लेते हैं, दोनों कीलों को परख नली से बाहर निकाल लेते हैं, तो आप चित्र 1.8 के बी चित्र में दाईं ओर जो चित्र बना हुआ है उसमें दोनों परख नलियों को देख रहे होंगे, जिसमें परख नली ए और परख नली बी दोनों को एक स्टैंड में, परख नली स्टैंड में रखा हुआ दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि परख नली ए में जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसका रंग गहरा नीला है और परख नली बी में जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसका रंग अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि उसका रंग फीका हो गया है या हल्का हो गया है, या काफ़ी हद तक हम यह भी कह सकते हैं कि वह रंगहीन हो गया है। इस प्रकार
का प्रेक्षण हम परखनली में जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है और जो पहले से ही परखनली ए में कॉपर सल्फेट का विलयन है उसको देखकर समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि जो कील हमने परखनली बी के अंदर से निकाली थी वह गहरे भूरे रंग की है और जो कील बाहर थी वह वैसी ही है जैसी पहले थी। अब यहाँ पर मन में एक प्रश्न यह अवश्य उठता है कि लोहे की कील का रंग भूरे रंग का क्यों हो गया। इसे जब हम समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ हम यह भी परखने का प्रयास करते हैं कि परखनली ए का में जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसका रंग गहरा नीला है और परखनली बी में जो प्राप्त मिश्रण है उसका रंग फीका या हल्का क्यों है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर को हम तब समझ पाते हैं जब हम यह देखते हैं कि इस क्रियाकलाप में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि लोहा जो कि ठोस की अवस्था में होता है, इसीलिए स्मॉल एस लिखा गया है यहाँ पर, और कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया था, जलीय विलयन लिया था, इसलिए एक्वस लिखा गया है, AQ लिखा गया है यहाँ पर संकेत। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन हमने लिया था और कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन था वह नीले रंग का था। यह नीला रंग इसमें इस कॉपर सल्फेट विलयन में जो कॉपर के आयन होते हैं उसके कारण नीला रंग होता है विलयन का। कॉपर आयन जो होता है वह नीले रंग का होता है। इसी की उपस्थिति के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिकारक पदार्थों में लोहा है और कॉपर सल्फेट है और इसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं वे फेरस सल्फेट का हमें एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है, साथ ही साथ कॉपर हमें ठोस के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए एस लिखा गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर का आयन होता है, कॉपर के आयन होते हैं और साथ ही साथ सल्फेट आयन होते हैं। लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह स्वयं आकर जुड़ जाता है और इस प्रकार फेरस सल्फेट यौगिक बनता है और कॉपर अकेला रहकर मुक्त हो जाता है। और कॉपर का रंग हम जानते हैं भूरा रंग का होता है। यही कॉपर या तांबा लोहे की कील पर जम जाता है और एक परत के रूप में हमें भूरे रंग का दिखाई देता है। इसी कारण लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है। परखनली बी में जो कॉपर सल्फेट विलयन था उसमें से कॉपर आयन जो थे वे कॉपर के रूप में लोहे की कील पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण कॉपर आयनों की संख्या परखनली बी में कम हो जाती है और जिसके कारण परखनली बी में जो मिश्रण होता है उसका रंग नीला ना होकर या कम नीला होकर हल्का नीला हो जाता है या फीका हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि परखनली बी में
जो मिश्रण हमें कील को निकालने के बाद प्राप्त होता है उसका रंग फीका होने का जो कारण है वह उसमें कॉपर आयनों की संख्या का कम होना है, क्योंकि कॉपर आयन कॉपर में बदलकर लोहे की कील पर जमा हो जाते हैं एक परत के रूप में। इस कारण कॉपर आयनों की संख्या परखनली बी में के जलीय विलयन में कम हो जाती है। इस कारण उसका रंग हल्का हो जाता है या फीका हो जाता है। तो अब इस प्रकार आप यह समझ गए होंगे कि परखनली बी में जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है वह हल्के नीले रंग का क्यों हो जाता है। साथ ही साथ आप यह भी समझ गए होंगे कि जो लोहे की कील परखनली बी में लटकाई गई थी उसका रंग भूरा क्यों हो गया था। भूरा रंग का कारण यही है कि लोहे की कील पर तांबे की परत जम जाती है या चढ़ जाती है, जिसके कारण लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया है और इसी कारण विस्थापित कर दिया है या हटा दिया है। इसी कारण हम इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया के दो अन्य उदाहरण भी आपकी किताब में दिए गए हैं। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, इसी कारण वह कॉपर सल्फेट के विलयन से उसे हटा देती है, कॉपर को हटा देती है या विस्थापित कर देती है। इसे ठीक इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे फुटबॉल का कोई अच्छा खिलाड़ी हो और या हॉकी का कोई अच्छा खिलाड़ी हो, तो वह कम अच्छे खिलाड़ी से गेंद को छीनकर आगे बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार इस रासायनिक अभिक्रिया में भी लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर या कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसी कारण इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर हम कहेंगे कि लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय है, इसी कारण ऐसा होता है। जो दो अन्य उदाहरण आपकी किताब में पेज 12 पर दिए गए हैं विस्थापन अभिक्रिया के, उसमें आप देख रहे हैं जिंक यानी जस्ता कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है और जिसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है और कॉपर मुक्त होता है, कॉपर निकलता है बाहर या कॉपर मुक्त होता है। यहाँ पर कॉपर एक उत्पाद के रूप में अलग हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक ने हटा दिया या विस्थापित कर दिया। इसीलिए यहाँ पर भी जो रासायनिक अभिक्रिया हमें दिखाई पड़ रही है, यह भी विस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक सल्फेट नामक उत्पाद बन रहा है और साथ ही साथ कॉपर बन रहा है। इसी प्रकार लेड का संकेत होता है Pb और कॉपर क्लोराइड, जिसे क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं। तो लेड और कॉपर क्लोराइड के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है यानी जलीय विलयन लिया गया है, इनके बीच जब अभिक्रिया होती है तब हमें लेड क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में कॉपर मुक्त होता है या कॉपर भी एक उत्पाद के रूप में अलग प्राप्त होता है, अकेला प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि Pb क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटा दे रही है या विस्थापित कर दे रही है। इस कारण यह रासायनिक अभिक्रिया भी विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जस्ता और लेड यानी सीसा, ये दोनों धातुएं भी
कॉपर से अधिक सक्रिय हैं, इसी कारण ये इनके यौगिकों से कॉपर को हटा देती हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, जो तीनों अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर विस्थापन अभिक्रियाएं देखी हैं या जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोहा, जस्ता और सीसा यानी लेड, ये जो धातुएं हैं ये कॉपर से अधिक सक्रिय धातुएं हैं या अधिक क्रियाशील तत्व हैं। इसी कारण ये कॉपर के यौगिकों से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।